नमस्कार बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। मांग के नियम क्या होते हैं, इसके अपवाद क्या हैं, और पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम मांग की सारणी के बारे में पढ़ेंगे। मांग की सारणी क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है, मांग वक्र क्या है, इसको कैसे बनाएं और इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो मांग के नियम की कॉन्सेप्ट को हम मांग सारणी के द्वारा और मांग वक्र के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो हम चलो पढ़ते हैं। मांग के नियम इसका मेन टॉपिक है, इसमें हम मांग सारणी पढ़ते हैं। मांग सारणी एक तालिका होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उसके द्वारा मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। यानी कि ये एक ऐसी तालिका है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की अलग अलग कीमत, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अलग अलग कीमत, यानी उसकी किसी व्यक्ति की वस्तु में अगर कोई चेंज आते हैं, किसी वस्तु की कीमत में चेंज आते हैं, यानी कीमत बढ़ती है या घटती है, तो उस चेंज पर उसके द्वारा मांगी गई मात्रा में जो बदलाव होता है वो यहाँ पर मांग की सारणी या मांग की तालिका में दर्शाया जा सकता है। यह तालिका हमें बताती है एक उपभोक्ता या पूरा बाजार कीमत बदलने पे कितना सामान खरीदने को तैयार है। ये तालिका हमें ये भी बताती है कि एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता या पूरा बाजार अगर कीमत में कुछ बदलाव आता है तो उस बदले हुई कीमत पे कितनी मात्रा खरीदने के लिए वो तैयार है। मांग सारणी की परिभाषा पढ़ते हैं यहाँ पर। मांग सारणी एक ऐसा चार्ट है जो अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। मांग सारणी एक ऐसा चार्ट है जो अन्य बातें समान रहने पर कीमत और मांग के बीच जो विपरीत संबंध है उसका एक संख्यात्मक अंक के रूप में, एक डिजिट के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। मांग सारणी का उद्देश्य मांग के नियम को सिद्ध करना। मांग सारणी का उद्देश्य क्या है? मांग के नियम को सिद्ध करना। मांग के नियम क्या है? मांग के नियम यह दर्शाता है कि मान लो अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि यह मांग का नियम इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, यानी बातें समान रहने पर अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि इन दोनों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, मांग सारणी को एक सरल उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक इजी सी टेबल बना रखी है। यहाँ पर मैंने एक तरफ वस्तु की कीमत रुपीज़ में ली है, दूसरी तरफ मांग की मात्रा यूनिट में ली हुई है। अगर किसी वस्तु की कीमत 4 रुपीज़ है तो वहाँ पर व्यक्ति मांग की मात्रा 80 यूनिट लेगा। और मान लो किसी वस्तु की कीमत 6 रुपीज़ बढ़ के हो जाती है तो मांग की मात्रा उसकी घट के 60 यूनिट हो जाएगी। अगर कीमत 8 रुपीज़ है तो मांग की मात्रा का यूनिट जो है वो 40 रुपीज़ ही रह जाएगा। और मान लो वस्तु की कीमत बढ़ के 10 रुपीज़ हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत में व्यक्ति मांग की मात्रा की 20 यूनिट्स ही लेगा, यानी कि यहाँ पे वो 10 रुपये की कीमत पे 20 यूनिट की मात्रा का ही उपभोग करेगा या खरीदेगा। मांग की सारणी के प्रकार। मांग की सारणी के प्रकार। मांग सारणी 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत मांग सारणी, यह दर्शाती है केवल एक खरीदार की मांग क्या है, यानी कि इस तालिका में एक खरीदार की मांग को दर्शाया जाता है। बाजार मांग तालिका सारणी, यह तालिका सभी खरीदारों की मांग को दर्शाती है, यानी इसमें एक व्यक्ति नहीं होता, सभी व्यक्तियों की मांग को इसमें दर्शाया जाता है। चलिए अब हम मांग वक्र के बारे में पढ़ते हैं। मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा को दर्शाता है। मांग वक्र वह रेखा है जो किसी वस्तु की कीमत और मांगी मात्रा को दर्शाता है। यह कीमत और मांग के बीच का एक ग्राफिकल या चित्रमय प्रस्तुतिकरण है, यानी कि यहाँ हम एक ग्राफ के द्वारा या चित्र के द्वारा हम कीमत और मांग के बीच के संबंध को दिखाते हैं। मांग वक्र
की परिभाषा। मांग वक्र एक रेखा है जो मांग सारणी के विभिन्न बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाकर खींची जाती है। मांग वक्र एक रेखा होती है जो मांग सारणी हमने अभी डिस्कस किया है। इसमें जो यूनिट ली हुए हैं वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा की, वो जो विभिन्न बिंदु जो हैं वो ग्राफ पर लिख के दर्शाते हैं। इसमें हम कीमत और मांग का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये हमें बताती है कि अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदने को तैयार है। ये जो मांग वक्र है, मांग वक्र रेखा है, ये हमें बताती है कि कोई व्यक्ति जैसे किसी वस्तु की कीमत में कुछ चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस पे वो कितनी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार रहता है। और आपको ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये मांग के नियम, जो मांग का नियम है उसमें कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है, एक ऋणात्मक संबंध है। तो इस ऋणात्मक संबंध को हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है। एक तरफ मैंने ये वाई एक्स लिया हुआ है यहाँ पर, तो ओ वाई पे हमने कीमत ले रखी है रुपीज़ में, और नीचे हमने यहाँ पर एक्स लिया हुआ है। इस पे ओ एक्स पे हमने वस्तु की मात्रा यूनिट में ले रखी है। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो उस कम कीमत यानी कि 4 रुपये पे व्यक्ति 80 यूनिट यानी कि 80 वस्तु की 80 यूनिट मात्रा खरीदने के लिए वो तैयार रहेगा। और मान लो अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ के 6 रुपीज़ हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा घट गए 60 रुपीज़ रह जाएगी, और कीमत 8 रुपीज़ हो जाती है तो मांग की मात्रा यूनिट 40 रुपीज़ ही रह जाएगा। और मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ के 10 रुपीज़ हो गई तो वहाँ पर उपभोक्ता ओनली 20 यूनिट यानी मांग की मात्रा उसकी 20 हो जाएगी। यहाँ पर वो मांग की मात्रा की 20 यूनिट ही खरीदने को तैयार रहेगा। तो आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो मांग का नियम है उसमें कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। एक ऋणात्मक संबंध है जिसके कारण मांग का जो वक्र है वो ढलान में बनता है, यानी कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। कीमत है 4 और यूनिट है 80, और यहाँ पे ये कीमत का सबसे निचला यूनिट 4 रुपीज़ है। इस पे जो है किसी उपभोक्ता की जो यूनिट है वो 80 है। और अगर कीमत का हम उच्च पॉइंट देखें, ऊंचा स्तर 10 रुपीज़ लें, तो यहाँ पर किसी उपभोक्ता की जो मांग की मात्रा है वो 20 ही रह जाएगी। तो जहाँ पर कीमत का उच्च स्तर है वहाँ पर जो है यूनिट 20 रुपीज़ है। तो जहाँ पर ये कीमत का 10 रुपीज़ और मांग की मात्रा 20 रुपीज़ जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वो बिंदु हमारा बन गया ए। और जो निचला स्तर है कीमत का उस पे जो है कि उपभोक्ता 80 यूनिट ले रहा है, तो वो जहाँ पे कट करता है जिस पॉइंट पे वो हमारा डी बिंदु बन गया। तो ए और डी को हम मिला देंगे तो ये नीचे की तरफ ढलान बनेगा। ढलान में बनेगा तो ये हमारा एक मांग वक्र तैयार हो जाएगा जिसको मांग रेखा भी कह सकते हैं। इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब हम सारणी के बिंदुओं को ग्राफ में अंकित करते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्कस करते बता ही दिया है, इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। जब कीमत ₹10 है वाई एक्स से सबसे ऊपर, तो मांग सबसे कम यानी कि 20 इकाई है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कीमत 10 रुपीज़ है वाई एक्स में सबसे ऊपर, तो मांग की मात्रा यहाँ पर कम होके 20 इकाई रह जाएगी जो कि एक्स पर बाईं तरफ है। और अगर ये रहा, ये तो था
कीमत का ऊंचा बिंदु। अगर हम नीचा बिंदु लें, जब कीमत घटकर 4 रुपीज़ हो जाती है वाई एक्स में सबसे नीचे की तरफ, तो मांग बढ़कर 80 इकाई हो जाती है, यानी कि एक्स एस पर दाएं तरफ। तो ये जहाँ पर कट करता है वो डी बिंदु है, यानी हमारा ऊंचा बिंदु यहाँ पर ए है, जहाँ पर 10 रुपीज़ और मात्रा 20 इकाई ली हुई है। तो ये जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। और जहाँ पे हमने कीमत 4 रुपीज़ और मांग की मात्रा 80 इकाई ले रखी है, तो जिस पॉइंट पे ये हमारा वक्र कट करेगा तो उसको हमने डी पॉइंट लिया हुआ है। तो हम ए और डी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारा मांग का वक्र ढलान में नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मांग वक्र का ये नकारात्मक ढलान ही मांग के नियम का चित्रमय प्रमाण है, यानी कि जो मांग वक्र है, नकारात्मक ढलान है, ये मांग के नियम का ही एक चित्रमय प्रमाण है। ये हमने एक चित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में आपको मांग के नियम के बारे में बताया है कि मांग के नियम में कीमत और मांग के बीच में क्या संबंध है, उसको किस तरह से हम दर्शा सकते हैं, उसको सारणी में कैसे दर्शा सकते हैं, उसको मांग वक्र में कैसे दर्शाया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे मांग सारणी और मांग वक्र के बारे में। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये जो मांग वक्र ढलान में क्यों नीचे आता है इसके बारे में बताएंगे और इसके अपवाद क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।